नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि 25 मार्च हो चुका है और पटवारी का पेपर जो है वो भी हो चुका है, तो उसका एनालिसिस अब हम लोग लेके आए हुए हैं। देखते हैं कि 25 मार्च में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में ही देख लिया है कि वही प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, जो पढ़ाया जा रहा है वही प्रश्न आ रहे हैं। अपन प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं या उससे संबंधित आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, हर बार की तरह लेट नहीं करेंगे, चालू करते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप जाएं वहां पर उससे ऐड हो जाएं। आपको क्लास समाप्त होने के बाद जो पीडीएफ है वो प्राप्त हो जाएगी। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले अपन सामान्य ज्ञान पर ध्यान देंगे, जीके पे। प्रश्न आया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये सब हमको पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ से हम क्या दिमाग लगा सकते हैं कि दोस्तों अब एक तारीख यानी डेट पर प्रश्न आना चालू हो गए हैं, यानी डेट से रिलेटेड प्रश्न अब वो पूछेगा। क्लियर। 1974 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका आदर्श वाक्य सरकारों, व्यवसायियों, मशहूर हस्तियों और नागरिकों को एक दबाव वाले पर्यावरणीय मुद्दे पर अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शामिल करना है। क्लियर। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस का विषय केवल एक पृथ्वी था। एक पृथ्वी का मतलब है कि हम लोग जैसे सभी लोग हैं, कोई अपना क्षेत्र कहता है, कोई अपना क्षेत्र कहता है, तो क्यों ना एक पृथ्वी के नीचे आ जाए। किसमें? विचारों के तौर पर। क्लियर। तो ये पहले जो विश्व पर्यावरण दिवस था उसकी थीम थी। आगे चलते हैं। प्रश्न था कि क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश कौन से राज्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। यानी वो राज्य पूछ रहा है कि किसके बाद दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। यानी वो जानता है कि आप जानते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है, पर पहला कौन सा है भारत का, तो वो है दोस्तों राजस्थान। क्या है? राजस्थान। संख्या के मामले में अगर देखा जाए तो फिर जो मध्य प्रदेश है वो 6वें स्थान पर आ जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी भोपाल है और सबसे बड़ा शहर इंदौर है। जनसंख्या के हिसाब से यह पांचवा सबसे बड़ा राज्य, माफ करिएगा, पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। अब देखिए, चूंकि उसने क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ लिया है तो हमें जनसंख्या के हिसाब से ही मालूम होना चाहिए, तो कौन सा है? पांचवा है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की नदी से एक प्रश्न था दोस्तों, पर क्लियर नहीं हो पाया है कि वो प्रश्न क्या था, लेकिन नदियों से प्रश्न एक आ रहा है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, नदियों से संबंधित जो वीडियो है, जो क्लास है वो डाल दी गई है, उसको जरूर देख लें। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? देखिए, बार बार पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछ रहा है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसका आंसर हो गया दोस्तों। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में महाराष्ट्र के किनारे मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम प्राचीन नदी पेंच के नाम पर रखा गया है, जो उद्यान में होकर बहती है। याद रखिए दोस्तों, ये जो नदी है पेंच नदी, ये राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को ही दो भागों में बांट देती है। यानी कि नदी ऐसी जा रही है और यहाँ पर इस तरीके से पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब किया गया है? 1983 में। ठीक है। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर कुंभ मेला या सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है? अभी दोस्तों कल ही मेले वाला अपन ने क्लास डाली थी। अब जिन लोगों ने देखी होगी तो उन लोगों के लिए फायदा मिल जाएगा। इसीलिए तो बताया था कि जो पढ़ाया जा रहा है वही आ रहा है। ठीक है। उज्जैन। यह मेला प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगता है, जिसे हिंदी में सिंहस्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों हिंदी में इसको? सिंहस्थ कहते हैं। ठीक है। कुंभ मेला दरअसल हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये मेला ही नहीं है, एक त्योहार है जो भारत के 4 पवित्र स्थानों, प्रयागराज, जिसको हम पहले इलाहाबाद बोलते थे, योगी जी की कृपा से अब प्रयागराज हो चुका है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होते हैं। ये 4 वो स्थान है जहां पर कुंभ आयोजित होता है। प्रत्येक 4 वर्ष में आप 4 का डिवाइड करेंगे तो एक का जो टर्न है या एक का जो नंबर है वह 12 वर्ष में आता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसी विधेयक को संसद के सदनों के द्वारा अंतिम रूप से पारित कर दिए जाने के बाद में, जब संसद की जो सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, जब ये पारित कर देते हैं तो फिर किसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है? हम सब लोग पॉलिटी में इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि जैसे ही जो विधेयक है वह लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित हो जाता है तो फिर वह राष्ट्रपति के समक्ष जाता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, तब वह कानून बन जाता है। तो इसका आंसर क्या था दोस्तों? राष्ट्रपति। किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों के द्वारा अंतिम रूप से पारित कर दिए जाने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और वो जैसे ही साइन करेंगे तो वो कानून बन जाएगा। यहाँ पर अपन ने मेंशन कर दिया। विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद देश का कानून बन जाता है। भारत और किस देश की नौसेना ने 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम उल्लाह 2022 किया हुआ है?
तो ये किसके संग किया हुआ है? ओमान के साथ में किया हुआ है। किसके साथ में? ओमान के साथ में। यह नौसैनिक अभ्यास 1993 से शुरू किया गया था और यह अभ्यास 2 चरणों में इस बार आयोजित किया गया है। इस बार यह 2 चरणों में आयोजित किया गया है। कौन सा है? ये याद रखिएगा, नौसैनिक अभ्यास। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करूंगा। प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें देख लीजिए जो करंट की क्लासें हैं, करंट का एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें उसमें आप लोग देखेंगे कि जो नौसैनिक अभ्यास हैं, आप ऐसे देख लेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो वो क्लास जो है 15 से 20 मिनट की क्लास है, आपका 1 नंबर क्लियर कर देगी। ठीक है, तो उसको देखना ना भूलें। मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 जबलपुर में। कब हुई है? 1979 जबलपुर में। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन है। अब जो थोड़ी बहुत और हैं इस तरीके की, जैसे कि मार्शल आर्ट है, कुश्ती है, जूडो कराटे है, ये जो अकादमियां हैं ये कहाँ पर हैं? तो ये भोपाल में है। ठीक है। हट्टा महल किस शैली में बना हुआ है? दोस्तों ये तगड़ा प्रश्न था। तगड़ा का मतलब इसको पहले भी नहीं पढ़ा है। तो ये दरअसल मराठा शैली में बना हुआ है। हट्टा का किला दमोह का एक प्राचीन किला है। कहाँ का? दमोह का। हट्टा के किले को ही रंग महल या दमोह के किले के नाम से जानते हैं। आप रंग महल अगर होता तो आप दमोह लगा देते, बट हट्टा महल दे दिया उन्होंने, तो शायद बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आ गया होगा, निश्चित तौर पर आया होगा। तो बहुत सारे लोग इस प्रश्न को शायद गलत भी करके आ गए हों, लेकिन रंग महल को ही हट्टा महल कहते हैं। लेकिन अब यह खंडहर की अवस्था में है। कैसा है? खंडहर हो चुका है, सरकार का ध्यान नहीं जाता इसके ऊपर। चलिए, डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? आ गया ना प्रश्न, इस पे अपन ने चर्चा की थी। कब किया गया है? 2020 में। ये पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा कि प्रश्न आया है लीला जोशी जी से संबंधित, तो अपन ने उनको पूरा मेंशन कर दिया था। अब उन्होंने दे दिया कि भैया कब आया है, 2020 में। इस बात पे मैंने जोर भी दिया था, अगर नहीं है तो आप लोग पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, कल की ही वीडियो की बात कर रहा हूँ। लीला जोशी पेशे से चिकित्सक हैं और आदिवासी महिलाओं के बीच अपने सामाजिक कार्यों के लिए ये जानी जाती हैं। इन्हें मालवा क्षेत्र का मदर टेरेसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवा क्षेत्र का मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को हम जानते हैं कि एक बहुत ही महान हस्ती थी, जिनका काम था गरीबों की और असहाय महिलाओं की सेवा करना। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2006-7, याद रखना 2006-7 के तहत बेस्ट मेंटेन टूरिस्ट फ्रेंडली नेशनल पार्क के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। 2 प्रश्न आ गए दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान से, समझिए। 2 प्रश्न पेंच राष्ट्रीय उद्यान से आ चुके हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को एक सेपरेट क्लास राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्यों पर चाहिए हो तो कमेंट में करिएगा, यदि ज्यादा लोग बताएंगे तो उसकी क्लास ले ली जाएगी। ठीक है। शिशुपाल ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? 2 बार चंदेरी से प्रश्न आ चुका है, चेदी वंश से आ चुका है, बुंदेलखंड से आ चुका है। इस बार उन्होंने शिशुपाल को उठा के रख दिया। ये वही शिशुपाल हैं जो कि अपने भैया थे, श्री कृष्ण जी, उनको दिन भर गाली देते रहा करते थे। तो श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल से कहा कि मैं तुम्हारी 99 गालियां माफ करूंगा, 99 गाली तक मैं सुनता रहूंगा, सहता रहूंगा, पर 100वीं गाली में तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो शिशुपाल तो मानता नहीं था, है ना। कमीना टाइप का आदमी था, गालियां देता रहता था। अब वो गिनती भूल गया, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए, एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों, थोड़ा एक काम आ गया था। चलिए, शिशुपाल ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? तो भैया इसने कहाँ किया है? चंदेरी में किया है। ये चंदेरी जो है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। तो शिशुपाल क्या है, कृष्ण को गालियां दिया, कृष्ण जी को गाली देते रहा करते थे। तो उन्होंने बोला कि भैया 99 गालियों के बाद मैं तुम्हारी गाली सहन नहीं करूंगा। लेकिन शिशुपाल सोचते हैं 99 गाली तो मैं दे लूँ, लेकिन वो गणित भूल जाते हैं। गणित भुलाने का काम भी कृष्ण का ही है। कृष्ण को तो आप जानते ही हो,
अगर देखा जाए तो आर्यव्रत में कृष्ण और शकुनी दो ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो माइंडेड आदमी है। बस एक नकारात्मक में अपना दिमाग चलाता है और एक सकारात्मक में, इन दोनों में, और दोनों ही बहुत बुद्धिमान है। तो उन्होंने उनको गिनती गिनती भुला दी, और जैसे ही उनकी 100वीं गाली होती है शिशुपाल का वध कर दिया जाता है। तो उसी शिशुपाल से संबंधित है दोस्तों। शिशुपाल महाभारत काल में चंदेरी का राजा था। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में राजा शिशुपाल के द्वारा चंदेरी की स्थापना की गई थी। ठीक है। बौद्ध साहित्य में भी चंदेरी साम्राज्य का उल्लेख 16 महाजनपदों में से एक माना जाता है। ठीक है। चंदेरी का आप लोगों को युद्ध भी याद होगा, बाबर के द्वारा यह युद्ध किया गया था मेदिनी राय के विरोध में। ठीक है। मेदिनी राय वही जिन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। इसी का बदला लेने के लिए चंदेरी का युद्ध भी हुआ था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया था? वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। 1981 को आप लोग याद रखें, 1981। जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए निर्णय को निष्पादित करने के लिए संसद ने देशव्यापी वायु प्रदूषण अधिनियम को बनाया था। 1987 में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए संशोधन भी किया गया था। याद रखिएगा इसको। डुमना एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? 2 बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों। जबलपुर, अब भूलिएगा नहीं। ठीक है। डुमना एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में है। दरअसल जबलपुर हवाई अड्डे को ही डुमना हवाई अड्डा कहते हैं। इंदौर और भोपाल विमान क्षेत्र की बात, यह मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे का निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था। पुनासा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पुनासा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? खंडवा में। कहाँ है? खंडवा में है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा गांव से 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर स्थित इंदिरा सागर परियोजना को ही पुनासा बांध के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों चौथा प्रश्न है आज के बारे में जो रिपीट हो चुका है, जिसपे अपन ने चर्चा कर ली थी। बांधों से संबंधित एक पूरा का पूरा लेक्चर बनाया था कि नहीं, पूरी क्लास थी। उस बांधों से संबंधित ही पुनासा बांध आज आ गया। तो यदि आप लोगों ने उन क्लासों को देखा होता तो आपके 4 से 5 नंबर आ जाते। ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। कल्याण सिंह को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला है? तो पब्लिक यानी कि समाज के क्षेत्र में मिला है। समाज सेवी है ना, समाज के क्षेत्र में मिला हुआ है इनको। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के एक दिग्गज नेता हैं कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 28 मार्च 2022 को उनके पुत्र राजवीर सिंह को दिया गया। इनको, उनके पुत्र को। सेल की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1954 में। कब हुई है सेल? सेल की स्थापना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आ गया देखिए। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुई। एक सरकारी स्वामित्व वाली यह स्टील उत्पादक कंपनी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। सेल वर्तमान में भिलाई, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गपुर और राउरकेला में 5 स्मार्ट संयंत्रों का मालिक है और उनका संचालन करती है। किन किन का है? भिलाई, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गपुर और राउरकेला। सांगरी ला वार्ता कितने साल के बाद वापस आयोजित हुआ? तो ये 2 साल के बाद। ये तो इसका आंसर है दोस्तों। यहां पर इसको अपन ने पूरे अच्छे से लिखा है। 19वीं सांगरी ला वार्ता 2 साल बाद सिंगापुर में 10 जून से 12 जून 2022 तक आयोजित की गई। कोविड-19 महामारी के कारण एशिया का या प्रमुख सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो था वह बंद कर दिया गया था। कोविड में बहुत सारी चीजें बंद हो गई थी दोस्तों, है ना। चलिए, भारत में उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ये हम सब जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ का मतलब है कि जल के द्वारा लाई गई मिट्टी, इसीलिए उसमें जल है। दूसरी बात, जलोढ़ मिट्टी में ही जल अवधारणा, जल को अवशोषण करने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है दोस्तों। यह मुख्य रूप से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा, कौन कौन सी? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जमा गाद के कारण, वो जो मिट्टियां लाती है ना, गाद के कारण बनती है। तटीय क्षेत्रों में कुछ जलोढ़ निक्षेप तरंग के कारण बन जाते हैं। तो ये जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों। अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जो आप ग्वालियर वाला क्षेत्र देखते हैं, चंबल वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी हुआ करती है। इसीलिए बहुत कम, अगर आदमी के पास खेती भी है तो भी पैदावार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनकी खेती काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी का यही फायदा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। भारत में कंपनी अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये कब किया गया है दोस्तों? 2013 को। ये इसका आंसर है 2013 को। ठीक है।
यहाँ पर मेंशन किया है। भारत के राष्ट्रपति ने 29/08/2013 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है ना। यह अधिनियम कंपनियों से संबंधित कानून को मजबूत और संशोधित करता है। कब किया है? 29/08/2013 को। विज्ञान से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न था मीथेन से संबंधित प्रश्न, यानी NH3 से संबंधित प्रश्न था। अब ये एक गैस से संबंधित प्रश्न था। क्या प्रश्न था ये क्लियर नहीं है। जीनोटाइप किसे कहते हैं, इससे संबंधित था। आप लोगों ने सुन रखा होगा जीनोटाइप, फिनोटाइप, है ना, दो टाइप के होते हैं। तो ये किसी जीव या प्राणी की जीन संरचना, उस जीव का प्रारूप जीनोटाइप कहलाता है। उस जीव का प्रारूप क्या कहलाता है? प्रायः है, ये प्रायः जीनोटाइप कहलाता है। एक कोशिकाओं से संबंधित प्रश्न था, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। एक ये प्रश्न था, कोई एक तत्व दे दिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। अपशिष्ट पदार्थ से संबंधित प्रश्न था, दूरी का एसआई मात्रक क्या है। तो यूनिट से संबंधित दो प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों, एक मीटर, और बल का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन। खगोलीय इकाई किसके लिए मापी जाती है, प्रश्न ये था, खगोलीय इकाई किसके लिए मापी जाती है। तो बड़े बड़े नक्षत्रों और ग्रहों की दूरी मापने के लिए यह प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। खगोलीय इकाई हम जानते हैं, जैसे सूर्य की दूरी पता करनी है तो हम ये बोलते हैं कितना प्रकाश वर्ष दूर है ना। तो उसी से संबंधित प्रश्न था। मानव शरीर से संबंधित एक प्रश्न था, पर प्रश्न क्लियर नहीं है। एक डोर कितने पास्कल के बराबर होता है। ये टोर है दोस्तों, याद रखिएगा, टोर। यहां मैं क्लियर कर देता हूं। ऐसा प्रश्न था कि एक टोर कितने पास्कल के बराबर था। तो ये एक तरीके से मात्रा और एक तरीके से हम देखा जो चेंज होने वाले जो प्रश्न हैं कि टोर कितने पास्कल के बराबर था, न्यूटन कितने मीटर के बराबर था, है ना। एक मात्रक को दूसरे मात्रक में परिवर्तन कर देना, उससे संबंधित ये प्रश्न था दोस्तों। तो 133, ठीक है, 133 पास्कल के बराबर। एल्यूमिनियम से संबंधित एक प्रश्न था दोस्तों, अब शायद उसकी सुचालकता के संबंध में हो या उसके चमकने के संबंध में हो, इस तरीके से कोई प्रश्न था। प्रकाश वर्ष किसका एसआई मात्रक है, तो दोस्तों दूरी का, एक ये प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर से संबंधित देख लेते हैं। HTML का पूरा नाम क्या है। ये तो लगभग हर परीक्षाओं में अपन ने देखा कि आ रहा है, एक दो को छोड़ के। तो लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कुछ सॉफ्टवेयर दिए थे और पूछा था कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। IBM 1401 क्या है, तो यह द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, पीढ़ियों से संबंधित आ गया है। MS वर्ड से प्रश्न था। MS एक्सेल से दोस्तों बता रहे हैं कि 6 से 7 प्रश्न थे। कितने? 6 से 7। तो MS एक्सेल को, MS वर्ड को अच्छे से कर के जाएं आप लोग। शॉर्टकट की से प्रश्न थे। कंप्यूटर को इनपुट किस रूप में मिलता है, एक इस प्रकार से प्रश्न था। तो एक इनपुट वह डाटा जो कंप्यूटर के द्वारा दर्ज प्राप्त किया जाता है, इसमें कीबोर्ड पर कुंजी दबाने वाला उपयोग करता है, यानी कि जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूं, स्क्रीन पर कुछ चुनने के लिए माउस को क्लिक करना या टच पे टाइप करना आदि शामिल हो सकता है। इस प्रकार का प्रश्न था। कीबोर्ड के द्वारा कौन सा इनपुट दिया जाता है। तो अपन कीबोर्ड के द्वारा क्या क्या देते हैं दोस्तों, तो इनमें से एक आध रहा होगा, जैसे टेक्स्ट देते हैं, नंबर देते हैं, सिंबल देते हैं, आदि को कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है। एक आया है दोस्तों, फोर्स का पूरा नाम क्या है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये इसका पूरा नाम है। क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये OBS पर पढ़ा रहा हूँ। तो OBS एक तरीके से फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग कोई भी कर सकता है बिना पैसे दिए हुए। तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हमको पैसा वगैरह नहीं देना पड़ता है, पेड नहीं करना पड़ता है, तो वही फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो हमने देखा कि सॉफ्टवेयर से दो प्रश्न आए हुए हैं, एक तो अभी एक आ गया और उस शुरुआत में भी उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर दिए थे। तो सॉफ्टवेयर को भी आप लोग पढ़कर जाएं। प्रबंधन को अब देख लेते हैं। माफ करिए, पहले तो हिंदी आ गई। मात्रिक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों छंद से संबंधित दो प्रश्न आए हुए हैं, एक तो मात्रिक छंद और एक हरि गीतिका छंद। तो प्रत्येक चरण में मात्रिक छंद में 24 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका में प्रत्येक चरण में 16 और 12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं। कितनी? 28 मात्राएं होती हैं। विभव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन विभव। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। पर्यायवाची से प्रश्न था दोस्तों, पर्यायवाची से प्रश्न था। छंद से प्रश्न थे 3। छंद से कितने प्रश्न थे दोस्तों? 3 थे। कर्मवाच्य, भाववाच्य और कारक से संबंधित प्रश्न था। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने एक लाइन लिख दी, लाइन में फिर पूछ लिया कि ये कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, और दूसरा फिर प्रश्न था कारक से संबंधित कि इसमें कौन सा कारक है। तो शुरुआत के हमने देखा है कि 16, 17, 18 इन तारीखों में कर्म भाव वाच्य
कर्मवाच्य, भाववाच्य और कारक से संबंधित लगातार प्रश्न आए हैं और अभी भी आ रहे हैं। मुहावरों से प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में आ रहा है, अच्छे से कर जाएं मुहावरे और लोकोक्ति से। आदत का विलोम शब्द क्या है? तो आदत का विलोम शब्द था तो दोस्तों प्रदत्त। क्या है? प्रदत्त। ये आदता है और फिर पूरता है। इसके अलावा इसको हम वो भी कह देते हैं अनादत। अनादत। तो दोनों जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो सही होगा, प्रदत्त और अनादत। ये आदत का विलोम शब्द है। प्रबंधन से देख लेते हैं तो अधिनियम से प्रश्न थे दोस्तों। क्या थे? अधिनियम से प्रश्न है। नियोजन पर प्रश्न आए हुए हैं। सीपीएम किससे संबंधित है? तो यह मार्केटिंग से संबंधित है। एक प्रश्न इस प्रकार का था। अगर आपको प्रबंध करना है तो क्या करना चाहिए? ये एक आपकी खुद की विवेक पर निर्भर करता है। ये वाला प्रश्न इस तरीके के हर परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, कहीं कहीं एक भी प्रश्न आ रहा है कि अगर आपको प्रबंध करना है या आप इस जगह पर होते तो आप क्या करते। इस तरीके के जो प्रश्न वो आ रहे हैं। प्रबंध के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर। कौन है? फ्रेडरिक विंसलो टेलर। परिभाषाओं से प्रश्न था और विपणन से यानी मार्केटिंग से प्रश्न है। कंपनी एक्ट 1956 से संबंधित प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों, तो प्रबंध में इस तरीके से आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है उसको समाप्त करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेपर कैसा आ रहा है, तो उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी करें। जो भी टॉपिक आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर इस पर क्लास ले लीजिए, तो आप अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अगर आप लोगों का बहुमत ज़्यादा होगा तो उस पर क्लास ले ली जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है अपन समाप्त करते हैं। हाँ, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं क्योंकि PDF आपको वहीं पर प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों।